my dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and just prepared to do the studies with your hard work and with your dedication, and you have seen a dream और उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अब आप बिल्कुल तैयार हैं, बिकॉज मेहनत के बिना कोई रास्ता नहीं. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. तो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के साथ let's start the basic concept of English grammar today. As you all know, I am Professor Neetu Ghai, your English coach, your English mentor from Defence Services Academy, and here I'll prepare you for the NDA English exam. Okay, तो NDA English written exam के साथ साथ I'll prepare you for the SSB interview. I'll prepare you for the interview facing capabilities. I'll polish your personality. I'll groom your personality. लेकिन उससे पहले रिटन एग्जाम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट. बेटा जब भी हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, एफकेट का हो, सीडीएस का हो, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है. एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कर लिए तो नो टॉपिक इज डिफिकल्ट फॉर यू. तो सबसे पहले बेसिक से एडवांस ले जाने की जिम्मेदारी मेरी. तो आई विल मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश, लेकिन उससे पहले फाउंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और फाउंडेशन जो आपने 8, 9, 10 में पढ़ा है, बस उसको ही रिकॉल करेंगे ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, so that you are able to solve the difficult question. Okay, so let's begin with the basic concept. And in basic concept, the first thing कि sentence construction कैसे होता है. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है बेटा? कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अगर आपको समझ में आ गया देन योर हाफ ऑफ द थिंग इज सॉल्व्ड. सेकेंड थिंग, सब्जेक्ट जो होता है उस क्या सेंटेंस में जगह क्या होगी, वर्ब की सेंटेंस में जगह क्या होगी, ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में जगह क्या होगी. अब सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें पता चल गया, अब सब्जेक्ट में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होंगे ये जानना जरूरी है. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर पोजीशन इन द सेंटेंस, देयर function in the sentence, and that is all the basics of English grammar. Okay, so let's begin with the sentence construction. Sentence construction में जैसे मैंने आपको बताया subject, verb, object. अब subject की जगह क्या यूज होगा, verb की जगह क्या यूज होगा, object की जगह क्या यूज होगा, ये जानना जरूरी है. Now sentence में जो भी subject होगा, subject में या तो यूज होगा noun और या यूज होगा प्रोनाउन. सेम वे ऑब्जेक्ट में भी या तो यूज होगा नाउन या यूज होगा प्रोनाउन. अब इनके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि नाउन में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, प्रोनाउन में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, सो दैट you can check out the sequence of the sentence. क्योंकि जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, सेंटेंस का सीक्वेंस हमेशा ये होता है. सेंटेंस हमेशा बिगिन सब्जेक्ट से होता है, उसके बाद ही वर्ब आता है. अब ये सब्जेक्ट होता कौन है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में डूअर होता है. दैट मीन्स जो सेंटेंस का कर्ता होता है. अब ये कर्ता क्या होता है? कर्ता जो काम करता है, जो कोई भी एक्शन करेगा वो सब्जेक्ट है. डूअर जो कोई भी एक्शन करेगा वो डूअर है. आई टीच यू, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं. तो आई एम द सब्जेक्ट. तो जो भी एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है. अब ये वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन है. एज आई गेव यू द एग्जाम्पल टीच, I teach you. देखो यही सेंटेंस लेते हैं, I teach you. अब यहाँ पे I क्या है? I है सब्जेक्ट, teach है वर्ब, you है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब I की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर मैंने बोला था या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा. ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है, ये डूअर है, ये एक्शन कर रहा है, ये सब्जेक्ट है. एक्शन क्या हो रहा है? टीच. काम क्या हो रहा है? पढ़ाना. अब ये वर्ब, दिस इज वर्ब. वर्ब फॉर्म्स में क्या आएंगे बच्चे? वर्ब फॉर्म में V1,
V2, V3, V4। अब ये V4, V1, V2, V3, 4 ये कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा? तो ये वर्ब फॉर्म पता लगेगा एज पर द टाइम ऑफ द एक्शन टेकन प्लेस। किस टाइम पे वो काम हुआ है उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंसेस यूज करते हैं और टेंसेस के अकॉर्डिंग हम V1, V2 लगाते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के लिए V1, पास्ट टेंस के लिए V2, परफेक्ट टेंस के लिए V3। तो दैट मीन्स कि जब भी हम एक्शन का टाइम चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो वर्ब फॉर्म लगा रहे हैं वो एज पर द टेंस लगा रहे हैं। डन। तो ये बेसिक चीज है। अगर ये समझ में आया देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेवल थिंग। ये क्लियर है एवरीवन? ओके। नाउ अगेन सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट है हमारा डूअर, ऑब्जेक्ट है हमारा रिसीवर। अब ये रिसीवर क्या होता है बच्चा? रिसीवर जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, डूअर जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो जो काम सब्जेक्ट ने किया है उसको रिसीव कौन कर रहा है? उसको रिसीव ऑब्जेक्ट कर रहा है। सी, राहुल टीचेस हिज फ्रेंड। सी, अब यहां पर राहुल है सब्जेक्ट, टीचर्स है वर्ब, हिज फ्रेंड है ऑब्जेक्ट। ओके, तो राहुल ने पढ़ाने का काम किया। राहुल ने पढ़ाने का काम किसको किया? अपने फ्रेंड को। एक्शन किसको रिसीव हो रहा है? उसके फ्रेंड को। तो राहुल सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके। नाउ सी, अब मैंने जैसे आपको बताया जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। अब नाउन क्या होते हैं? नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये बचपन से पता है। तो क्या सिर्फ किसी का नाम ही सब्जेक्ट है, किसी का नाम ही नाउन है? सिर्फ ऐसा है? ऐसा हो सकता है? ओके। अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? यस, दिस सेंटेंस इज वेरी करेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको बताया है सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसी सीक्वेंस में रहेगा। सेंटेंस हमेशा बिगिन सब्जेक्ट से ही होगा और सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ओके, अब ये ऑनेस्टी प्रोनाउन तो नहीं है, ऑनेस्टी नाउन है। तो अगर ऑनेस्टी नाउन है तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ना ये पर्सन है, ना ये प्लेस है, ना ये एनिमल है और ना ही ये थिंग है। तो ये क्या है? ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी सम क्वालिटी, फीलिंग, इमोशंस, ये सारे भी नाउन होते हैं। ओके, तो दिस वी विल स्टडी इन अवर टाइप्स ऑफ नाउन। तो जब तक आपको हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेलिंग नहीं पता होगी आप उसके अकॉर्डिंग रूल्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना जरूरी है कि ऑल टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ऑल टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में किन किन का क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे हमने अभी नाउन का फंक्शन देखा, नाउन का फंक्शन ये है कि वो सब्जेक्ट की जगह आएगा। सब्जेक्ट की जगह आएगा तो कौन कौन से नाउन हैं ये हमें पता होना चाहिए, उनके फंक्शन क्या है ये हमें पता होने चाहिए। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन भी कितने टाइप के होते हैं? तो प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आएंगे और कौन से प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट की जगह आते हैं और कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक चीजें पता चल गई तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। इसलिए सबसे जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट पहचानना। ओके, तो अब यहाँ समझ में आया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे सी, बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ये तो हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब व्हाट इज बेस्ट? व्हाट इज बेस्ट? मैंने आपको बोला था सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से होगा और एंड ऑब्जेक्ट से होगा। अब अगेन पॉलिसी इज ऑल्सो द नाउन। पॉलिसी अ नेम ऑफ
एनी रूल, उसको बोलते हैं हम पॉलिसी, विच शुड बी फॉलोड। तो पॉलिसी अगेन एक नाउन है, तो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आया, ये करेक्ट है। अब ये बेस्ट क्या है? बेस्ट इज एडजेक्टिव हियर। नाउ व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स which modifies noun, which gives us more details about noun. noun कैसा है ये कौन बताता है? ये एडजेक्टिव बताते हैं। अब ये पता चल गया। अब सेकेंड थिंग, एडजेक्टिव यूज कहाँ होते हैं? सेंटेंस में। तो जहां भी नाउन यूज हो रहा है उससे पहले एडजेक्टिव यूज होते हैं। दैट मीन्स हर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस की, पार्ट ऑफ स्पीच की सेंटेंस में जगह क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे आपके एनडीए इंग्लिश एग्जाम के 3 मेन सेगमेंट्स बेस हैं। कौन से मेन सेगमेंट्स बेस हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन और स्पॉटिंग द एरर। तो अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, एनडीए एग्जाम के 3 मेन पार्ट आपके क्लियर हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की जगह क्या होती है, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या होता है, ये जानना जरूरी है। ओके, डन विद दिस। अब आगे देखते हैं। नाउ सी, ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब सी, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्ट, और कैसे ऑब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट की जगह पर अलग अलग प्रोनाउन यूज होते हैं। लेट्स चेक। सी, आई टीच माय स्टूडेंट्स। अब यहां पर आई क्या है? ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पे यूज है प्रोनाउन। ओके, अब यहां टीच क्या है? टीच है वर्ब, और वो भी V1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो कि नाउन के फॉर्म में है। क्लियर? ये समझ में आया? अब यहाँ पर जो प्रोनाउन लगा है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह लगा है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को अलग तरीके से लिखूं, सी, माय स्टूडेंट्स love me, my students love me। अब यहां पर my students है सब्जेक्ट जो कि एक नाउन है, love है वर्ब, me है ऑब्जेक्ट जो कि एक प्रोनाउन है। अब यहां पे I लगा था प्रोनाउन, यहां पे लगा है me प्रोनाउन। What is the difference? Me is the objective pronoun, I is the subjective pronoun। I सब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं लगेगा। मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं लगेगा। नाउ दिस बेसिक यू मस्ट नो कि कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन सेंटेंस में किस जगह यूज होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। दोनों की जगह अलग अलग है, इसलिए दोनों का फंक्शंस अलग अलग हैं। ओके, तो लेट्स चेक आउट सम मोर। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आई एम टीचिंग यू वन रूल एंड पे अटेंशन। नाउ सी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे गो क्या है? वर्ब जो कि V1 है। टू स्कूल, स्कूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन है। क्लियर? अब यहाँ पे टू क्या है? टू है यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच। प्रेपोजिशन लगते कहाँ हैं? प्रेपोजिशन नाउन से पहले लगेंगे। क्लियर? तो आपको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन पता होना चाहिए। और बेटा ये जरूरी नहीं है कि आप अगर बेसिक से पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे तो हमको आता है। बेटा जो आपने अभी तक सीखा है
अब उसका डिफिकल्ट लेवल या उसका हाई लेवल आने वाला है। पबजी खेलते थे आप, पबजी में पहले बेसिक लेवल, लेवल 1 देन लेवल 2, तो लेवल 2 पे जाने के लिए आपको बिगिन तो लेवल 1 से ही करना पड़ेगा, तो ये लेवल 1 है। तो अगर आप लेवल 1 में अच्छे से परफॉर्म करोगे देन ओनली यू विल बी अपग्रेडेड टू लेवल 2। तो ये अगर समझ गया तभी हर एक पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो रूल्स समझ में आएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ गया तभी रूल समझ में आएंगे। डन। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके नाउ अगर यहाँ आई गो टू स्कूल है, प्रेजेंट टेंस है, क्लियर है। नाउ वर्ब फॉर्म की अगर मैं बात करूं, देयर आर 4 वर्ब फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4। V1 हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, V2 हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, सी ये यूज होता है पास्ट टेंस में, ये यूज होता है परफेक्ट टेंस में, एंड दिस इज V1 प्लस ing, ये आपको पता है। अब प्रेजेंट टेंस में क्या सिर्फ V1 यूज होता है? क्या सिर्फ V1 यूज होता है? नो। नाउ स्टूडेंट्स, तो क्या प्रेजेंट टेंस में सिर्फ V1 यूज होता है? नो। V1 के साथ साथ V1 प्लस S या ES यूज होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ V1 यूज हो रहा है, कहाँ V1 प्लस S यूज हो रहा है? अब आएगा हमारा नाउन का नंबर। नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब अगर सी ही goes to school, then they go to school. I go to school. See, all the 3 sentences are in present tense, simple present tense. अगर मैंने he लिखा है तो goes लिखा है, they लिखा है तो go लिखा है, I लिखा है तो go लिखा है। Now this is the rule कि whenever the subject is singular, we use V1 plus S या ES as per the verb. ओके अब ये सेकेंडरी थिंग कि ES कहाँ लगेगा या S कहाँ लगेगा ये भी हम सिखाएंगे बेटा, कि जिस भी वर्ड के लास्ट में O लग रहा है, CH लग रहा है, डबल S लग रहा है, उन वर्ड्स के लास्ट में ES लगता है। जिन भी वर्ड्स के एंड में ये सारे वर्ड्स नहीं लग रहे उनमें लगता है S, जैसे प्ले, प्लेस। तो ये सारे रूल्स हम करेंगे नाउन में। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां लग रहा है V1, I, you, we, they always take V1 after them। तो ये ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो हम अपने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में करेंगे। उसके लिए आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये क्लियर हुआ? नाउ लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। नाउ अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा, अभी तक जो भी किया है उस पे एक क्वेश्चन। एज आई टोल्ड यू माई स्ट्रैटेजी इज कि हम जो भी करेंगे उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, दिस इज सेंटेंस आई ब्लैंक देयर। ओके यहाँ पे आपको गो आना है, गॉन आना है, वेंट आना है, गोज आना है। क्या आएगा? देखो वेंट तो आएगा नहीं, वेंट है पास्ट टेंस, तो क्या आएगा? ओके हम इसको भी कर सकते हैं कंसिडर, चलो ये भी कंसिडर करते हैं। नाउ गोज क्यों नहीं आएगा? मैंने अभी आपको एक सेंटेंस दिया था, आई गो टू स्कूल। तो जब मैंने आई के साथ गो लिखा है दैट मीन्स आई यू वी के साथ हमेशा हमेशा V1 लगता है, तो गोज नहीं आएगा। डन। अब गॉन, गॉन परफेक्ट टेंस में लगता है, गॉन V3 है। जब भी हम V3 फॉर्म यूज कर रहे हैं उससे पहले हमें या तो हैज चाहिए या हैव चाहिए या हैड चाहिए। इनके बिना V3 फॉर्म कभी भी यूज नहीं होंगे। दिस इज अ ट्रिक। तो अब ये गॉन भी कट गया, अब बचा गो या वेंट। नाउ टेल मी, गो आएगा या वेंट आएगा? क्या आएगा आप बताइए? गो आ सकता है, आई गो देयर, मैं वहां जाती हूं, या आई वेंट देयर, मैं वहां गई थी। दोनों में से क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और अगर ये ट्रिक समझ गए तो एनडीए एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। नाउ चेक आउट क्या आएगा। यहां पर आई गो देयर भी आ सकता है और आई वेंट देयर भी आ सकता है। अब पता कैसे चलेगा दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा है? सी एनडीए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनका पैटर्न ऐसा ही होगा। For each and every question you will be getting 4 options. उन 4 options में से 2 तो बिल्कुल ही गलत है,
दो ऑप्शन मिलेंगे जो बिल्कुल भी गलत होंगे और बाकी के दो ऑप्शन में से एक 99% सही होगा और एक 100% सही होगा। यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? अब पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा बेटा? ये देखो, अब वहां पर अगर सेंटेंस में आगे इंफॉर्मेशन दी जाए टाइम फ्रेज की, अगर आपको टाइम ट्रिक पता चल गई, टाइम फ्रेज पता चल गया, तो आप प्रॉपरली उस ब्लैंक में आंसर दे सकते हो। कैसे? जब भी हमको पास्ट टेंस का टाइम फ्रेज दिया जा रहा है उसके साथ हमेशा और हमेशा पास्ट टेंस ही लगेगा, दैट मीन्स V2 लगेगा। हमको जब भी प्रेजेंट टेंस का टाइम फ्रेज जो हम डेली रूटीन में करते हैं, एवरी डे, एवरी मंथ, डेली, एवरी ईयर, ऐसा कुछ टाइम फ्रेज दिया जाए उसके साथ सिर्फ और सिर्फ V1 लगता है। दिस इज अ ट्रिक। तो ये ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेनेवर the time phrase is given in the sentence, you have to check out the time phrase. If the time phrase is of past tense, yesterday, last year, last month, day before yesterday, last week, ऐसा कोई टाइम फ्रेज जो पास्ट टेंस से रिलेटेड है तो सिर्फ और सिर्फ V2 यूज होगा। ऐसा कोई टाइम फ्रेज जो प्रेजेंट से या नॉर्मल रूटीन, डेली रूटीन, बार बार, फ्रीक्वेंटली जो काम होता है, हर बार होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं V1। तो अगर ये ट्रिक समझ गए तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। नाउ बातों ही बातों में, डिस्कशन में ही हमने एक ट्रिक कर ली, पता चला आपको। नाउ दिस इज द स्टाइल कि स्टडीज विल नॉट बी अ बर्डन फॉर यू, स्टडीज विल बी अ फन फॉर यू, जहां आप डिस्कशन करते करते, इंजॉय करते करते पूरा सिलेबस कर लेंगे। ओके, तो आई होप ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। So students, as I have promised you, I'll teach you one new word daily. So today's word of the day is bony. Now bony means what? Bony means बहुत दुबला पतला सा, छोटा सा, हड्डी वाले ढांचे वाले दिखने वाला पर्सन। तो बहुत दुबला पतला कुछ है जिसकी हड्डियां दिख रही हैं, स्केलेटन टाइप। सी मीनिंग ऑफ और लाइक बोन, हड्डी के जैसा। He held up his bony fingers. उसने अपनी एक हड्डी जैसी उंगली दिखाई, दैट मीन्स बिल्कुल पतली सी, जिसमें से सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। तो बॉनी मीन्स अ बॉनी लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जो सिर्फ हड्डी के ढांचे जैसा है, उसके ऊपर मांस कुछ भी नहीं है। नाउ अगर हम बॉनी के सिनोनिम्स की बात करें, स्किनी। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्किनी? बहुत दुबला पतला। थिन, अगेन बहुत दुबला पतला। स्केलेटल, स्केलेटल हड्डी का ढांचा। नाउ वन मोर न्यू वर्ड, कैडिवरस। कैडिवरस मीन्स हड्डी के ढांचे वाला दिखने वाला इंसान। कैडिवरस मीन्स bony. Okay, now one more sentence for this, या one more example for this. Now so thin that the bones can be seen. तो bony को अगर आप इजी लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो, वो इतना दुबला है कि उसकी हड्डियां दिख रही हैं। Okay, Nancy needs to start eating more. She is so bony. Now nowadays everyone wants to just fit and fine, एकदम फिगर मेंटेन करना है, बिल्कुल परफेक्ट शेप बॉडी चाहिए। तो दिस सेंटेंस suits her the best कि Nancy needs to start eating. उसको अब खाना शुरू कर देना चाहिए, उसकी हड्डियां दिख रही हैं यार, अब तो खा लो खाना। तो that means to be bony means to be skeletal, to be very thin. ओके, तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया है एंड आई होप यू विल बी रेडी टू यूज दिस वर्ड इन डे टू डे लैंग्वेज. Still, if you have any of the doubt, any of the query in my today's lecture, you can connect to me on my WhatsApp. I am readily available for you. Till then, thank you. Have a nice day.